Hello everyone. Today is our topic what is constitution? Why is constitution? Constitution क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, मतलब हमको कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, हाउ डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ये तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करेंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 6th से ये टॉपिक आता है, 6th 7th 8th 9th 10th और किसी भी एग्जाम के अगर लिहाज से मैं बोलूँ तो ये टॉपिक बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होता है। हर तरह के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप यूपीएससी पीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसी पे आज डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? A constitution is the supreme law of the country in written form, accepted by the all people living together in the country. एक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है किसी भी कंट्री के लिए। सुप्रीम लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है और किसी भी कंट्री के लोग जो वहां रह रहे हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने एक्सेप्ट किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो किसी भी कंट्री में रहने वाले जो लोग होते हैं वो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं और ये मानते हैं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने एक्सेप्ट करा है वो सुप्रीम लॉ है, मतलब सर्वोच्च कानून है, उसके ऊपर कुछ नहीं है और हर पर्सन है या हर गवर्नमेंट की बॉडी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आएगी और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर वो वर्क करेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स all the organs, government, administration and system to function and also determines their scope. Constitution गवर्नमेंट के हर ऑर्गन्स को, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट हो, उनको काम करने की शक्ति देता है, उनको वर्क करने की पावर देता है कि आखिर वर्क कैसे होगा, आखिर पावर कहां से मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट के हर पार्ट्स को, हर ऑर्गन्स को काम करने की पावर देता है, लेकिन उनकी लिमिट भी डिसाइड करता है। पावर भी देगा और उनके लिमिट भी डिसाइड करेगा कि वो उस लिमिट तक ही वर्क करेंगे, उस लिमिट के बाहर वो नहीं जाएंगी। देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे काम करेगी, मतलब कंट्री कैसे रन करेगी और गवर्नमेंट का वर्क क्या होगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। अक्सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अपने डिसीजन चेंज करते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अपने डिसीजन चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अक्सर ये देखते हैं कि अगर उनका कोई डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के वो किसी रूल्स का वायलेशन करता है तो वो अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं। न्यूज़ चैनलों पे देखिए, आप न्यूज़पेपर में देखिए, हर बार कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन चेंज कर रहा है, कई बार हाई कोर्ट अपने डिसीजन चेंज कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर किसी भी रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो वो अपने रूल डिसीजन को चेंज कर लेते, क्योंकि कहने का मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है और देश कैसे चलेगा, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होंगे, वो कौन से रूल्स बना सकती है, कौन से रूल्स रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कर सकती है, फाइनली ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। तो व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है। अब यहाँ इट डिफाइंस द बेसिक नेचर ऑफ सोसाइटी इज द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमको जरूरत क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी भी कंट्री का बेसिक नेचर डिसाइड करता है कि मेन वो कंट्री है क्या, उसमें जो गवर्नमेंट है वो किस चीज के अकॉर्डिंग रूल कर रही है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, क्या वो कंट्री मोनार्की है, क्या वो कंट्री ऑटोक्रेसी है या क्या वो कंट्री डिक्टेटरशिप है, उसमें है क्या। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिसाइड करता है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। फर्स्ट लाइन से ही ये समझ में आ रहा है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, यहाँ पे रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, मतलब जनता का ही शासन है। हर 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होंगे, प्रॉपर मेंबर रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे, वहां पे रूल्स बनाएंगे, किसके लिए, हमारे लिए, लेकिन वो रूल्स रेगुलेशन भी जो वो बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर ही बनाते हैं। तो किसी भी कंट्री का बेसिक नेचर कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये कंट्री क्या है, तो वो बेसिक नेचर ही कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर देता है और उसी से पता चल जाता है कि यहाँ पे रूल किसका है, रूल कैसे चल रहा है, क्या मोनार्की रूल है, क्या कोई राजा रूल कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक नेचर जो डिसाइड होता है वही कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। तो ठीक है, बेसिक नेचर कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड हो गया, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो
फर्स्ट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आ जाता है? फर्स्ट टास्क कॉन्स्टिट्यूशन का आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू क्रिएट ए सेट ऑफ रूल्स एंड शुड बी क्लियर इन दोज रूल्स दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी विल फॉलो। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टास्क यह आ जाता है कि वो कोई एक सेट क्रिएट करेगा रूल्स रेगुलेशन का। देखिए, किसी भी कंट्री को प्रॉपर वे में रन करने के लिए, प्रॉपर वे में चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है। जैसे किसी एक गेम्स में रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है, विदाउट रूल्स रेगुलेशन के गेम्स में भी आपस में लोग फाइट करने लगते हैं। उसी तरह से देश को, कंट्री को प्रॉपर वे में चलाने के लिए वहां पे रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टास्क ये होता है कि एक वो सेट क्रिएट कर देता है रूल्स रेगुलेशन का, ठीक है, वहां के मेंबरों के लिए, सोसाइटी के लिए। और ये भी क्लियर कर देता है कि जो रूल्स रेगुलेशन उनने बनाए हैं वो कंट्री के हर पर्सन को मानना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी मान लिया। इससे क्या होता है? तो इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। इसी से तो एक आपस में लोगों में ब्रदरहुड और एक कह सकते हैं बैलेंस, जो कोऑर्डिनेशन रहता है वो क्रिएट होगा। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल्स रेगुलेशन बना देगा और ये भी क्लियर कर देगा कि उस रूल्स रेगुलेशन को कोई ब्रेक नहीं करेगा, कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा, तो आपस में लोग के बीच कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्योंकि सबको ट्रस्ट रहेगा कि हमारे सबके ऊपर एक सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाएगा उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। हम सब उस रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपर वे में मानेंगे। तो ठीक है, यह मान लिया कि रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और उनसे एक पीस होती है, उनसे ट्रस्ट होता है आपस में लोगों का, और कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। सेकंड ये क्वेश्चन है कि फिर वो रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा? आखिर कोई रूल्स रेगुलेशन भी तो बनाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक है और उस बुक में भी लिखी हुई चीज कोई तो बनाएगा ना। तो देखिए, अब ये क्या है, अब यहां पे मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड टास्क, सेकंड ही कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का आंसर दे रहा है कि सेकंड टास्क ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि जो रूल्स रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। तो वो गवर्नमेंट क्या होगी? नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। तो गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट में भी तो कोई पर्सन होंगे, और वो गवर्नमेंट क्या होगी, वो गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट होगी, उनके पास क्या पावर होगी? तो यह कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड टास्क किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ गवर्नमेंट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूट, Who will have power to take which decision? यहां कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड टास्क यह है कि वही इस बात का जवाब दे रहा है कि अगर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाएगी तो वो गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट होगी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, और कौन के पास डिसीजन लेने की पावर होगी। यह कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का आंसर दे रहा है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट में किसके पास डिसीजन लेने की पावर होगी। यहां फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब गवर्नमेंट में भी जो रूल्स रेगुलेशन बनाएगी तो गवर्नमेंट के पास पावर जो होगी तो वो स्पेसिफिक पावर किस लिमिट तक होगी, क्योंकि यहां एक क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। सेकंड टास्क हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फर्स्ट टास्क था रूल्स बनाएगी, ठीक है। रूल्स कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने आंसर दिया गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट कौन, गवर्नमेंट में कौन होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का आंसर दे रहा है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी। इसके बाद ठीक है, गवर्नमेंट बना देगी, गवर्नमेंट के पास पावर भी होगी। तो क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो मेरे को फ्रीडम, मेरी फ्रीडम को किसी तरीके से रोक दे या मेरी फ्रीडम का वायलेशन कर दे? या गवर्नमेंट को अगर पावर मिल जाएगी लॉ बनाने की, कानून बनाने की, रूल्स रेगुलेशन बनाने की, तो हो सकता है गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो पूरी तरीके से मेरे अगेंस्ट हो जाए, या गवर्नमेंट मनमाने तरीके से मेरे को अरेस्ट कर ले, या मेरे किसी राइट्स को छीन ले मुझसे। तो इसका क्या होगा? तो फिर मैं क्या उस गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करूंगा? तो फिर इसका आंसर भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही इसका आंसर दे रहा है कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशन बनाने की पावर तो दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक लिमिट तक दे रहा है। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती और उस लिमिट से ज्यादा वो रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकते। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ वही रूल्स रेगुलेशन और कानून बना सकती है जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए होगा। कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट नहीं बना सकती जो किसी भी तरीके से लोगों के फ्रीडम को छीन लेगा, उनको एजुकेशन कह सकते प्रोवाइड करने से रोकेगा, या उनको किसी भी तरह की उन पर पाबंदियां लगा सकता है। ऐसा गवर्नमेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती। तो ये थर्ड टास्क है कि वो गवर्नमेंट की पावर को भी लिमिटेड कर देती है, कि गवर्नमेंट की ऐसा नहीं अनलिमिटेड पावर है कि कोई सा भी रूल्स रेगुलेशन, कोई सा भी कानून बना दिया, नहीं।
कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को पावर दी है तो उसकी पावर को लिमिटेड भी किया है। फिर यहां आता है कि कैसे लिमिटेड किया है, कि हमको भी तो पता चले कैसे लिमिटेड किया है कि आखिर वो कौन सी चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी बना सकती है। तो फिर यहां कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का आंसर दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सम फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन एंड एनी गवर्नमेंट कांट टेक दैट। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हर पर्सन को कंट्री के कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है कि वो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती, और कोई भी गवर्नमेंट जो भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करेगी उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के लिमिटेड में फॉलो करना पड़ेगा, लिमिट में, कि किसी भी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए उनका वायलेशन ना हो। तो इस तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो यहां पे हमको ट्रस्ट हो जाता है कि ठीक है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है और गवर्नमेंट उनको ले भी नहीं सकती। ठीक है, तो अब यहां क्या, तो इससे क्या होता है, इससे होगा क्या, तो इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल फॉर क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। तो इससे ये होगा कि जो हमारी उम्मीदें हैं कि हम एक हेल्थी एटमॉस्फेयर में रहें, एक अच्छे माहौल में रहें, एक पीसफुली रह सकें, तो कॉन्स्टिट्यूशन वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है कि आपको प्रॉपर वे में इंडिपेंडेंसी है, आपको पूरी तरीके से आजादी दी गई है, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए, आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई ले नहीं सकता। गवर्नमेंट कोई भी रूल्स रेगुलेशन लॉ आप बनाएगी लेकिन वो किसी भी तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, इसी से तो एक हेल्दी माहौल क्रिएट होगा, इसी से एक गुड सोसाइटी क्रिएट होगी जो हम चाहते हैं, जो कंट्री का हर पर्सन ये चाह रहा है कि मैं एक हेल्दी माहौल में रहूं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहूं और पूरी कंट्री में पीस रहे, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। ठीक है, हमको यहां ट्रस्ट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए हमको जरूरत है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इट लेस डाउन द आइडियल्स विच द कंट्री एंड सिटीजन बिलीव। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो कह सकते हैं बुक है जो ये शो करती है किसी भी कंट्री के लिए कि वो कंट्री और वहां के लोग किस चीज में विश्वास करते हैं, कि उनका नेचर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का ही ये आदर्श है, आइडल है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री में रहने वाले हर पर्सन के लिए आइडल होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन और वहां की लोगों की एक आइडियोलॉजी ही कॉन्स्टिट्यूशन शो करता है कि हमारी कंट्री और हमारे सिटीजन किस चीज में ट्रस्ट करते हैं, किस चीज में विश्वास करते हैं, ये है। ठीक है, हमको यहां पे ये भी समझ में आ गया। तो फोर्थ टास्क फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है कि देखिए, प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद द कैपेसिटी टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। अब यहां पे आ जाना है कि देखिए, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। इंडिया में अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजियंस के लोग हैं, बहुत वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। तो सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट की पावर को कम करने से फर्क नहीं पड़ता। अगर हमको एक हेल्दी माहौल, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना हो तो गवर्नमेंट को इतनी पावर देनी भी पड़ती है कि कुछ ऐसे मैटर जो कह सकते हैं बहुत क्रिटिकल है उन पे गवर्नमेंट कुछ लॉ भी बना सके। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की पावर को बिल्कुल लिमिटेड कर दिए, गवर्नमेंट कानून नहीं बना सके। हाँ, गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट को गरीबी दूर करना, लोगों के इंटरेस्ट के लिए कोई कानून बनाना, जैसे सबको प्रॉपर फूड फैसिलिटी, सबको प्रॉपर प्योर वाटर फैसिलिटी, इनकम इनइक्वलिटी दूर को खत्म करना हो, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को नौकरी मिले, लोगों को जॉब्स मिले, इसके लिए गवर्नमेंट को एक अच्छी कंट्री में अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इतनी पावर भी देता है कि वो कुछ ऐसे मैटर जो कंट्रोवर्शियल हैं उन पर कानून भी बना सकती है, उन पर कह सकते हैं लॉ भी बना सकती है। लेकिन हाँ, किसी भी कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब तक नॉर्मल कंडीशन है तब तक फंडामेंटल राइट्स का गवर्नमेंट वायलेशन नहीं कर सकती। हाँ, एबनॉर्मल कंडीशन में जरूर होता है कि फंडामेंटल राइट्स हमसे ले लिए जाते हैं, उनको कुछ समय के लिए कह सकते हैं डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, कह सकते हैं, ले तो नहीं सकते लेकिन उनको डीएक्टिवेट करते हैं। जो जैसे अगर अदर कंट्री से हमारा वॉर हो रहा है, जैसे कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई, आपातकाल लगा हुआ है, सिविल वॉर हो गया, लोगों को कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि देश की कह सकते हैं सिक्योरिटी खतरे में आ गई, तो वहां पे कुछ समय के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन में कोई भी गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती और ना उसको ले सकती। इस ठीक है, इट प्रिवेंट्स पीपल इन ऑथोरिटी फ्रॉम द
यूजिंग पावर, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर को, खुद गवर्नमेंट को उसकी जो पावर है उसको मिसयूज करने से रोकता है, क्योंकि हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, देश में जो भी हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के कह सकते हैं बाहर नहीं जा रही है। तो जो भी पावर है गवर्नमेंट ऑफिसरों की वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी है, और वो भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो या गवर्नमेंट हो, किसी को डरा धमका नहीं सकती, किसी पे किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाया जा सकते। तो ये ऑफिसरों को या गवर्नमेंट को अपनी पावर मिसयूज करने से भी रोकता है। इट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम द डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ही देखिए, हर कंट्री में कुछ माइनॉरिटी रहते हैं, माइनॉरिटी वो जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है। जैसे इंडिया की बात करें तो जैन है, बुद्धिस्ट हैं, पारसी है, यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जिनकी पॉपुलेशन कम होती है वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो किसी भी कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन ही ये प्रोवाइड करता है उनको इतनी पावर कि मेजोरिटी में रहने वाले, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजोरिटी में रहने वाले लोग माइनॉरिटी पर्सन को डराएंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, या किसी तरह से अपना डिसीजन उन पे थोपेंगे नहीं। तो ये जो डोमिनेशन होता है मेजोरिटी पर्सन का, मेजोरिटी ग्रुप का, वो किसी भी तरीके से माइनॉरिटी पर्सन पे आप अपना कह सकते हैं डिसीजन थोप नहीं सकते, उनको डरा धमा नहीं सकते, या उनको किसी भी तरह से कोई वर्क करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो माइनॉरिटी जो लोग होते हैं उनको भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्सों को प्रोटेक्ट करता है, उनको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो उस कंट्री में पीसफुली रह सकें। इट अपहोल्ड्स द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और ये पूरे नेशन का कॉमन इंटरेस्ट लेके चलता है। जिस चीज में पूरी कंट्री का इंटरेस्ट होगा वही लॉ एंड ऑर्डर फाइनली फॉलो किए जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज जिसमें देश का हित नहीं होगा वो चीज देश में नहीं होगी। हर काम, हर वर्क जिसमें जो देश के लिए सही है, जो वहां पे रहने वाले लोगों के लिए सही है, उनके इंटरेस्ट में, वही काम उस कंट्री में होगा, वही काम देश में होगा, और वही कॉमन इंटरेस्ट होगा। ओनली वन कॉमन इंटरेस्ट, जो काम कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा वही काम होगा, जो हमारे लिए नुकसान करेगा, जो हमारे लोगों के कह सकते हैं राइट्स का वायलेशन करेगा, वो काम नहीं होगा। यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, ये हर पर्सन को उसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी बनाए रखने की परमिशन भी देता है। आपकी खुद की एक फंडामेंटल राइट्स है, आपकी खुद की एक डिग्निटी है, आपकी खुद की एक रिस्पेक्ट है, उसको कोई नहीं ले सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, नहीं ले सकती। द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यही कॉन्स्टिट्यूशन के सारी अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का ये अधिकार है कि वो सारे राइट्स, सारे जितने भी राइट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करे। इसलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड्स होती है, और हर कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। अब नेक्स्ट आता है हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब इतना हमने समझ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या होता है। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? तो 1928 में द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू। 1925 में इंडियन सेक्रेटरी लॉर्ड बर्कनहेड। देखिए उस समय की कंडीशन ये थी, 1928 और 1928 के पहले की बात कर रहा हूं, उस समय ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे। हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर ब्रिटिशों का बनाया हुआ ही हमको फॉलो करना पड़ता था। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां उस समय थी वो ये डिमांड कर रही थी कि हमको हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जाए, या हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दे। तो उस समय जो भारत सेक्रेटरी हुआ करते थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने इंडियन पॉलिटिशियन को एक चैलेंज किया था कि अगर आप ऑल पार्टी के मेंबर मिलकर खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं तो हम उसको रिकॉग्नाइजेशन दे देंगे, हम उसको मान्यता दे देंगे। आप बना के लाइए, हम मानते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे, हम उसको मान जाएंगे कि हम आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि लॉर्ड बर्कनहेड ये अच्छी तरह से जानते थे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और इंडिया के लोग कभी भी मिलकर नहीं रह सकते हैं। ये अच्छी तरह से समझते, किसी भी मैटर में इंडिया के लोगों के कभी एक एडवाइस नहीं रहेगी, कभी एक राय नहीं रहेगी, चाहे वो कोई सा भी मैटर हो, वो अच्छी तरह से समझते थे। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो, हम उसको रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता दे देंगे और मान जाएंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी के लिए 1928 में देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो तैयार किया था मोतीलाल नेहरू थे। इन्हीं ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करा, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करा, और दिल्ली में
1928 में, फरवरी 1928 में दिल्ली में जितनी भी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टियां उस समय होती थी, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के कॉन्फ्रेंस कर ली थी, उनको सबको बुलाया और बोला लॉर्ड बर्कनहेड ने चैलेंज किया है हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करके उनको देना है। तो दिल्ली में मीटिंग हुई, लेकिन बात वही थी क्योंकि लॉर्ड बर्कनहेड जानते थे कि ये लोग किसी भी मैटर में अपनी एक एडवाइस नहीं दे सकते। वही हुआ, फर्स्ट मीटिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, लड़ाई होने लगी और वो मीटिंग से छोड़कर सारे मेंबर जो आए थे वो चले गए। फिर कोशिश की गई नेक्स्ट टाइम, पहली मीटिंग जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, नेक्स्ट मीटिंग जो हुई 19 मई 1928 को फिर ऑल पार्टी की मीटिंग करी गई, 19 मई 1928 को बंबई में हुई थी। ये मीटिंग में बंबई में हुई और इसमें जो मोतीलाल नेहरू थे, ये जो आप देख रहे हैं, ये मोतीलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया। सारी कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली कमेटी थी, मोतीलाल नेहरू वहां के कह सकते हैं अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे और इन्हीं के अंडर में एक 8 मेंबरों की कमेटी बनाई गई। सारी पॉलिटिकल पार्टियों का एडवाइस लेकर और लेने के लिए एक 8 मेंबरों की कमेटी बनाई गई और उनको कहा गया है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करें, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के एडवाइस लेकर। फाइनली एक ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से ड्राफ्ट तैयार हो गया था क्योंकि हर मैटर पे सबकी एडवाइस लेना पॉसिबल नहीं था। इस कारण बहुत मुश्किल से ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था, लेकिन फाइनली ये ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका था। अब इसके बाद क्या हुआ, फाइनली ये ड्राफ्ट तो प्रिपेयर हो गया है। तो अब इस ड्राफ्ट की जो रिपोर्ट थी वो ऐसी थी कि देखिए, इंडिया में उस समय जो लोग थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश हमको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर दें, लेकिन इनने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करा था वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी की डिमांड नहीं की थी। इनने सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से जो ड्राफ्ट तैयार करा था, इनने सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक डिमांड करी थी कि हमको कुछ राइट्स दे दिए जाए। तो इस पर एक कह सकते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे और जवाहरलाल नेहरू भी इस बात से सहमत नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू का भी यही कहना था कि हमको कह सकते हैं आंशिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, नॉर्मल, हमको कुछ राइट्स नहीं चाहिए, हमको पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए, हमको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना है। और इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस का भी यही कहना था और अलग अलग पार्टी के लोग यही कहते थे कि सिर्फ नॉर्मल इंडिपेंडेंस लेने से काम नहीं चलेगा, हमको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी चाहिए। हमको अब ये चाहते हैं कि ब्रिटिश भारत को छोड़कर चले जाए। तो इस चीज पर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी और फाइनली ये हुआ कि ये जो नेहरू रिपोर्ट, इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता था, ये फेल हो चुकी थी। ये फेल हो गई इस बात पे क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि हमको पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए, ब्रिटिश भारत को छोड़ के चले जाएं, और इनका ये कहना था कि ठीक है हमको कुछ राइट्स ही मिल जाए, उससे हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो फाइनली ये रिपोर्ट फेल हो गई, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने डिमांड करी कि हमको हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। तो इनकी बढ़ती हुई डिमांड को और उस समय इंडिया में जो कह सकते हैं अलग अलग जगह राइट्स चल रहे थे उनको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, फाइनली 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पास कर दिया। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था। देखिए, इंडिया के लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड कर रहे थे ना, इसी डिमांड को खत्म करने के लिए, ताकि ये लोग ज्यादा डिमांड ना करें, चुप हो जाए, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दो। तो 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट उन्होंने पास कर दिया। लेकिन इसको कांग्रेस की जो पार्टी थी हमारे उस समय, ये जो सबसे एंशियंट पार्टी रही है, कांग्रेस की पार्टी रही है, 1885 में बन चुकी थी, ये जो आज की कांग्रेस है ये। तो इसी कांग्रेस पार्टी ने और सभी पॉलिटिकल पार्टी ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो था, इसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये हमने नहीं बनाया है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो आपका बनाया हुआ है, हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तो कंडीशनें बन चुकी थी। उसी समय कंडीशन ये हो रही थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन पे तो कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, उससे अलग हटके सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे सबका ध्यान आ चुका था। इसी के बीच 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, यहां से समझना है। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था, तब ब्रिटिश उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी तरीके से हारने लगे थे। जापान और जर्मनी ने मिलकर ब्रिटिशों को और जो वेस्टर्न नेशन थे उनको पूरी तरीके से हरा रहे थे। और कह सकते हैं जापान ने सारा जितना भी ब्रिटिशों के उपनिवेश थे उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और जो आप साउथ ईस्ट का अगर मैप देखेंगे तो वहां पे दिखेगा जापान उनको पूरी तरीके से हटाते हुए, पूरी तरह से हराते हुए सिंगापुर तक आ गया था। एक कंडीशन ये बन गई थी
ब्रिटिशों की कि वो समझ चुके थे कि जापान अब पूरी तरीके से हम पे भारी पड़ चुका है और जापान अब हमारे सारे एरियो को कवर कर लेगा। इसी के कारण 1942 में उन्होंने इंडिया में क्रिप्स मिशन भेजा था। उनका कहना यह था कि अब जापान की बढ़ती हुई पावर को रोकने के लिए इंडियंस हमारे सपोर्ट में आ जाए और हमारी तरफ से लड़ने लगे। मतलब इंडिया की जो आर्मी है वो हमारी तरफ से लड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो हम आपको पूरी तरीके से इस वॉर को जीतने के बाद में फ्रीडम कर देंगे, फ्रीडम इंडिपेंडेंस दे देंगे। यह क्रिप्स मिशन था जो 11 मार्च 1942 को आया था और इसमें यह कहा गया था कि अगर इंडियंस हमारे लिए फाइट करते हैं तो हम उनको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी दे देंगे वॉर को जीतने के बाद में। इस इनका प्रस्ताव था। ये 11 मार्च 1942 में आया था। तो इसमें क्या हुआ था, लेकिन इसमें यह कहा गया था कि इंडिपेंडेंसी देंगे और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग आपको जैसे बनाना हो बना लेंगे। लेकिन इसमें यह था कि हमारे लीडरों ने कहा था कि आप हमको इंडिपेंडेंट कब करेंगे, या अभी आप हमको इंडिपेंडेंट कर दो, हम आपका वॉर में सपोर्ट कर देते और जैसे ही आप वॉर जीतेंगे उसके बाद हमको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर देना। अभी कम से कम नॉर्मल इंडिपेंडेंसी दे दो, उसके बाद आप हमको जब वॉर जीत जाएंगे उसके बाद पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी दे देना। इस तरह की बात हुई थी। लेकिन ब्रिटिशों ने ना तो कोई फिक्स डेट बताई थी, ना वो ये बता रहे थे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो असेंबली बनेगी वो कैसे बनेगी, प्रॉपर डेट नहीं दे रहे थे वो। तो इस बात पे कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि हमारे कांग्रेस के लीडरों का कहना यह था कि आप हमको कब इंडिपेंडेंट करेंगे, हमको डेट बता दी, हमको एक फिक्स डेट बताइए। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई फिक्स डेट नहीं बताई थी। और इसमें यह था कि इसमें साफ ये था कि हम आपको अभी डेट नहीं दे सकते। उनका कहना था जब हम वॉर जीतेंगे उसके बाद डेट बताएंगे। तो कांग्रेस के लीडरों का कहना था कि हमको एक डेट बता दीजिए, तो उस डेट को हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी प्रिपेयर कर लेंगे, हम इंडिपेंडेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और फाइनली ब्रिटिशों ने कहा था कि अगर ये आपको एक प्रपोजल एक्सेप्ट करना है तो करिए और नहीं करना तो रिजेक्ट करो। तो ये जो क्रिप्स मिशन है ये फाइनली इंडिया से वापस चला गया था, लेकिन हालांकि बाद में एक्सेप्ट भी करा था, अभी फिलहाल वापस चला गया। इस लेक्चर में हम ओनली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि हर चीज के बहुत बड़े लेक्चर हैं इसमें, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, क्रिप्स मिशन, इन सबके एक अलग अलग लेक्चर हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर इनके एक सेपरेट लेक्चर देख सकते हैं। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर ज्यादा लॉन्ग ना हो, ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम नॉर्मल चीजों पर ही डिस्कस कर लेंगे। 1944 में मीटिंग हुई थी गांधी और जिन्ना के बीच में। देखिए गांधी और जिन्ना के बीच में मीटिंग क्या थी, यहां पे ये समझना है कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम लीग के लीडर थे। 1906 में इनकी पार्टी बनी थी और इनका साफ कहना था कि इंडिया में इंडिपेंडेंसी तो मिलनी चाहिए लेकिन हमको एक पाकिस्तान चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना अड़े हुए थे, 1938 से ये डिस्कस कर रहे थे गांधी जी इनसे, और मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था कि हमको मुस्लिमों के लिए एक पाकिस्तान चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में पूरी तरीके से मेजोरिटी में हिंदू हैं और मुस्लिम हिंदुस्तान में नहीं रह सकता पूरी सिक्योरिटी के साथ। और हमारी जो, अगर हम रहते हैं तो हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो पूरी तरीके से हिंदुओं के रीति रिवाजों में ढल जाएगी, उनका कल्चर एडॉप्ट कर लेगी, उनका ट्रेडिशन एडॉप्ट कर लेगी और उन्हीं के जैसे रहने लगेगी। तो हम हमारे रिलीजियंस को बचाने के लिए, हमारी कम्युनिटी को सेफ करने के लिए हमारे को एक सेपरेट कंट्री चाहिए। तो इनकी एक जिद थी कि हमको तो पूरी तरीके से एक पाकिस्तान की डिमांड। तो इसी डिमांड को कम करने के लिए गांधी जी ने इनसे कई बार कह सकते हैं मीटिंग भी की थी, क्योंकि ये क्रिप्स मिशन भी जब आया था इन्होंने भी इस क्रिप्स मिशन को अवॉइड कर दिया था। क्योंकि क्रिप्स मिशन में इन्होंने कहा था कि क्रिप्स मिशन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आप हमारे लिए एक पाकिस्तान नेशन नया बना देंगे मुस्लिम्स के लिए। लेकिन क्रिप्स मिशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने इस कारण क्रिप्स मिशन को, कांग्रेस के लीडरों ने तो ये कहा था कि आप हमको इंडिपेंडेंस के लिए डेट दे दे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और इनका कहना यह था कि पाकिस्तान नहीं होगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फाइनली गांधी जी इनको मनाना चाहते थे कि आप अपनी जिद छोड़ दें और इंडिया का किसी भी तरीके से डिवाइडेशन नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी का कहना यह था कि एक एंशियंट कंट्री को तोड़ा नहीं जा सकता, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और हम यहाँ की कम्युनिटी को डिवाइड करके आपस में ही उनमें कम्युनल राइट्स कह सकते हैं इंक्रीज करेंगे कि हिंदुओं और मुसलमानों को अगर हम सेपरेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आई जाएगी कि हाँ मैं हिंदू और मैं मुस्लिम तो
गांधी जी का कहना यह था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इनसे कई दौर की वार्ता चली थी, लेकिन गांधी जी का एक सबसे कह सकते हैं अगर अनसक्सेस हुए थे तो इसी चीज में हुए थे कि गांधी जी फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना को कभी एक्सेप्ट नहीं करवा पाए कि वन नेशन थ्योरी को। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी कि टू नेशन थ्योरी रहेगी और दो नेशन बनेंगे, आजादी मिलने के बाद एक पाकिस्तान बनेगा मुस्लिमों के लिए और एक हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। गांधी जी ने बहुत कोशिश करी, अलग अलग लीडरों ने भी इनके लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन फाइनली इन्होंने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी। अब व्हाट वाज द कंडीशन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर? देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंडीशन क्या थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंडीशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह कंडीशन थी कि ब्रिटिश जीत तो गए थे, लेकिन अब ब्रिटिशों की हालत पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खराब हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशों की हालत खराब इसलिए हो गई थी कि देखिए मेन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशों की जो हालत खराब हुई थी उसके पीछे रीजन ये था, हिटलर ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग की थी और हिटलर ने ही जो जर्मनी जो था, हिटलर जर्मनी का कह सकते हैं डिक्टेटर था, इसने ही फाइनली ब्रिटिशों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा था। और जो सुपर पावर का जो क्राउन था ब्रिटिशों को, जो सुपर पावर है वर्ल्ड की, सारी पावर उनके पास है, सारे रिसोर्सेज उनके पास है, इसने उन पे कह सकते हैं इतनी बुरी तरह से अटैक करा था कि ब्रिटिशों का जो सुपर पावर का जो क्राउन था ना वो हमेशा के लिए उनके पास से छिन गया था। अब ब्रिटिश सुपर पावर नहीं था, यह हिटलर था जिसने कह सकते हैं लंदन पे इतने बम गिराए थे कि 20 से 25 दिन में लंदन कबाड़ खाने में बदल गया था, कब्रिस्तान कहते थे, कह सकते हैं डेड बॉडी, उसको उस समय कहा गया था कि माउंटेन ऑफ डेड बॉडी। इतने बम गिरा के लोगों को मारा था इसने, तो ब्रिटेन तो पूरी तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो चुका था। जीत गए थे लेकिन उनकी इकोनॉमी गिर चुकी थी, उनकी पावर खत्म हो चुकी थी, उनकी आर्मी खत्म हो चुकी थी और मेन कहीं ना कहीं रीजन यही था जिसके कारण। और इसी के बाद ब्रिटिशों ने अलग अलग कंट्रियों को आजाद करने का डिसीजन लिया कि अब हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि आजाद उन कंट्रियों को प्रॉपर कह सकते अपनी कॉलोनी बना के रखे। और इंडिया में भी अलग अलग जगह राइट्स चल रहे थे, उन राइट्सों को भी सप्रेस नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश, सब ब्रिटिशों के अगेंस्ट हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो इंडिपेंडेंसी है उसमें ब्रिटिश हिटलर का तो सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना करता तो ब्रिटिश कमजोर ना होते, और अगर ब्रिटिश कमजोर ना होते तो शायद वो हिंदुस्तान को और जो दूसरी कंट्रियां थी उनको कभी इंडिपेंडेंट ना करते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसका सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि इसी ने ब्रिटिशों की जो मेन पावर थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और खत्म हो गए थे ब्रिटिश। उसके बाद ही ब्रिटिश कुछ नहीं बचे थे, वो उनकी आर्मी भी खत्म हो गई थी। उनकी कंडीशन ये थी कि अब वो अपनी कंट्री को बचा लें, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, दूसरी कंट्री को तो कंट्रोल करना बहुत दूर की बात हो गई थी। हालांकि इसने बहुत सारे जूसों को मार दिया था, अपनी कंट्री के लोगों को मारा था, इसको उस समय बहुत बदनाम भी माना जाता है ये, लेकिन इसी के कारण ब्रिटिशों की पावर खत्म हुई थी और जो सुपर पावर का क्राउन था वो गया था ब्रिटिशों के पास से, खत्म कर दिया था इसने ब्रिटिशों की पूरी इकोनॉमी को, ब्रिटेन को। इसके बाद ही जब ब्रिटेन पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत तो गया था लेकिन उनकी हालत खराब हो गई थी, तब 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। देखिए इसके पहले विंस्टन चर्चिल थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हीरो कहे जाते हैं विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था। लेकिन अब फिर इलेक्शन हुए थे ब्रिटेन में और अब जो इलेक्ट होके आए थे क्लीमेंट एटली आए थे, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन 26 जुलाई 1945, ये थे क्लीमेंट एटली। और कहीं ना कहीं ये लेबर पार्टी के होने के कारण हिंदुस्तान को आजादी भी देना चाहते थे और रीजन यही था कि अब इनकी खुद की कंडीशन खराब हो चुकी थी, इनकी खुद की इकोनॉमी पूरे यूरोप में गिर चुकी थी। तो और ये तैयार भी थे कि हाँ हम हिंदुस्तान को अब इंडिपेंडेंसी दे देंगे। तो इन्हीं ने कह सकते हैं और इन्हीं ने कोशिश की थी और इनका यह कहना था कि अब हिंदुस्तान को आजादी कर देना चाहिए हमको और अब उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद 15 फरवरी 1946 को डिक्लेयर किया था द कैबिनेट मिशन विल सेंड टू इंडिया। इन्हीं ने ही 15 फरवरी 1946 को यह कहा था कि हम एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजेंगे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए और इंडिया में कह सकते हैं पूरी तरीके से उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि इसके पहले इंडिया में देखिए कंडीशन ये हो गई थी कि अलग अलग जगह राइट्स हो रहे थे और ये पूरी तरीके से समझ चुके थे कि इंडिया में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है, अब इंडिया के लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सके। और दूसरी बात ये कि रॉयल इंडियन नेवी ने एक रिवोल्ट करा था 18 फरवरी 1946, इसको नोट डाउन कर लेना। रॉयल इंडियन नेवी ने, जो समुद्री सेना होती है, तो रॉयल इंडियन नेवी ने 18 फरवरी 1946 को एक रिवोल्ट कर दिया था। तो ये और समझ चुके थे कि अब तो जो रॉयल इंडियन नेवी है ना वो भी इंडिया की इंडिपेंडेंसी के
के लिए रिवोल्ट कर रही है, क्योंकि नेवी ने ही विद्रोह कर दिया। तो अब ये समझ गए थे कि अगर इस वक्त की कंडीशन में कांग्रेस और उनके बड़े लीडरों ने कोई बड़ा कह सकते हैं मूवमेंट स्टार्ट कर दी तो इंडिया में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ही 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी ने रिवोल्ट करा था, और 19 फरवरी 1946 को जो इंडियन सेक्रेटरी थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनके भी पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने डिक्लेरेशन करा था कि अब भारत को आजाद करने के लिए हम कैबिनेट मिशन भेजेंगे, और वही कैबिनेट मिशन फाइनली भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे बनाना है, क्या बनाना है, किस तरीके से आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए। उसके बाद लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इंडिया के सेक्रेटरी थे उन्होंने फर्स्ट डिक्लेरेशन करा था, और उसके बाद इनने डिक्लेरेशन करा था एटली ने जो डिक्लेरेशन करा था वो 15 फरवरी 1946 को करा था। कहीं कहीं इसको 14 मार्च 1946 भी कहा जाता है, कि जब इन्होंने डिक्लेरेशन करा था कि हम कैबिनेट मिशन भेज देंगे। तो भारत सचिव जो इंडियन सेक्रेटरी थे उन्होंने भी कहा था, और इन्होंने भी कहा था कि हम भारत की आजादी के लिए कैबिनेट मिशन भारत में भेज रहे हैं, और ये भारतीयों का अधिकार है कि वो ब्रिटेन के अंडर में रहना चाहते हैं या नहीं चाहते, हम उसके इन थॉट की, उनके इन अधिकारों की रिस्पेक्ट करते हैं, ये इनका कहना था। इसके बाद फाइनली 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। कैबिनेट मिशन केम इंडिया, देयर वर द 3 मेंबर ऑफ दिस मिशन, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब कैबिनेट मिशन इंडिया आ गया 24 मार्च 1946 को उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट मिशन भेजेंगे, तो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया। इनके 3 मेंबर थे। अब 3 मेंबर कौन थे? एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस खुद थे जो इंडिया के सेक्रेटरी रहे थे, ठीक है। इनने तो पूरी तरीके से रिवोल्ट देख भी लिया था कि किस तरीके से रिवोल्ट हो रहा है, तो इंडिया को तो इंडिपेंडेंसी देनी पड़ेगी। तो एक तो ये थे। दूसरे ये थे एवी अलेक्जेंडर, ये खुद नौसेन कह सकते हैं नेवी के हेड थे। ये जो एवी अलेक्जेंडर थे ये नेवी के हेड थे, और रॉयल इंडियन नेवी ने रिवोल्ट करा था। तो ये भी अच्छी तरह से समझ गए थे कि अब कहीं ना कहीं आर्मी भी इंडिया की हमारे अगेंस्ट हो रही है। और फिर थे एक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये कह सकते हैं जो बिजनेस ट्रेड था उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। भारत और ब्रिटेन के बीच जितना भी बिजनेस हुआ करता था उसके मेन कह सकते हैं प्रेसिडेंट थे। तो ये 3 मेंबर इंडिया में आए। ये 3 मेंबर इंडिया में आए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने के लिए, और ये देखने के लिए कि इनका किस तरीके से इनको इंडिपेंडेंसी दी जाए और इनका किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया जाए। इसके बाद ही एक इन्होंने सभी पार्टी के लीडरों से बैठकर डिसाइड करा कि आखिर उनको किस तरीके की इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो सारी पार्टियों से इन्होंने मीटिंग करी, लेकिन वही था कि मोहम्मद अली जिन्ना इस चीज पे अड़े हुए थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए। तो एक चीज ये डिसाइड हुई, क्योंकि कांग्रेस कभी भी इंडिया का डिवाइडेशन नहीं चाहती थी, तो मेन इस चीज पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, क्या इंडिया को डिवाइड किया जाएगा या इंडिया की यूनिटी बनी रहेगी। क्योंकि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि इंडिया को डिवाइड किया जाए, महात्मा गांधी चाहते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मैं उस किसी भी प्रपोजल को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो हमारी पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो फाइनली ये हुआ, इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो इन्होंने अपने तरीके से ही 16 मई 1946 को एक कैबिनेट मिशन डिक्लेयर कर दिया अपनी रिपोर्ट, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वो कभी भी इनके कह सकते जो भी प्रस्ताव थे उनसे सहमत नहीं थी, एग्री नहीं थी। तो इन्होंने सारी पार्टियों से मिलकर और अपने अकॉर्डिंग 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने एक रिपोर्ट डिक्लेयर कर दी थी। एक रिपोर्ट जो इन्होंने डिक्लेयर करी थी, अभी हम यहाँ पे पूरा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस उस रिपोर्ट में ये डिस्कस, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लेक्चर है इसलिए, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लॉन्ग होने वाला है। कैबिनेट मिशन से दूसरा लेक्चर मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए आप, पूरा उसमें पूरा डिस्क्राइब हो जाएगा कि क्या था कैसा था। इसके बाद में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा और इंडिया की यूनिटी बनी रहेगी। तो फाइनली क्या हुआ था, मुस्लिम लीग बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम, देखिए इस पर बहुत सी मैटरों में कंट्रोवर्सी थी। तो मुस्लिम लीग ये समझ रही थी कि कांग्रेस भी इस प्रपोजल को कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस कारण मुस्लिम लीग ने, चाहती तो नहीं थी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर देगी, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस रिजेक्ट कर देगी तो जो कैबिनेट मिशन के मेंबर हैं वो फाइनली हमारी एडवाइस ही लेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, 20 जून 1946 को कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट करा था, कांग्रेस कैबिनेट मिशन के प्लान को। कैबिनेट मिशन में जो भी प्लान दिए थे कि इंडिया को किस तरीके से इंडिपेंडेंट किया जाएगा, किस तरीके से एक यूनियन बनाया जाएगा, कौन से मैटर किसको दिए जाएंगे, तो इन्होंने इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। और इसके लिए फिर कहा गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट करें।
तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट करने के लिए उसके लिए 1946 में इलेक्शन हुए थे, प्रॉपर इलेक्शन शुरू हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो सही, लेकिन कैसे बनाएंगे, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो इलेक्शन स्टार्ट हो गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन जो हुए थे इसमें टोटल जो सीटें हुआ करती थी, उसमें जो टोटल सीटें थी वो 389 मेंबर थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो कमेटी रहेगी, जिस पार्लियामेंट में मेंबर बैठेंगे उसमें 389 मेंबर होंगे, जिसमें से ये कहा गया था 292 मेंबरों के लिए ही इलेक्शन होंगे, बाकी के लिए नहीं होंगे। 292 मेंबरों के इलेक्शन हुए, मतलब 292 सीटें थी, 292 सीटें थी। अब इलेक्शन हुए 1 जुलाई में और इसका रिजल्ट आया, तो इसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिल गई और अदर को 15 सीटें मिली थी। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पार्लियामेंट बन रही थी उसमें अब कांग्रेस के कितने मेंबर जाएंगे उस पार्लियामेंट में, 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य अदर पार्टियों के लोग जाएंगे, अदर जो पार्टियां थी उनके जाएंगे। तो यहां पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना यह था कि हमारे मेंबर ओनली 73, ये तो 24% से भी कम हो रहा है। तो इस कारण मुस्लिम लीग ने अब यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन था उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर 24% मेंबर ही हमारे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाली जो असेंबली है उसमें हमारी बात सुनेगा कौन, क्योंकि वहां तो जिसकी मेजोरिटी हो जाएगी वही अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, और हमारे तो ओनली 73 मेंबर है ना, तो 73 मेंबरों तो 24% है टोटल मेंबरों का। तो उन्होंने फाइनली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कह सकते हैं अवॉइड कर दिया गया था और रिजेक्ट कर दिया था कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को नहीं मानते हैं। और अब हमको, तो इनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं मानते, तो इन्होंने कहा हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं हुई है और फाइनली हमको एक मुस्लिमों के लिए एक अलग नेशन चाहिए, हम पाकिस्तान होना चाहिए। इसके बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए स्टार्ट हो गई थी कि अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए। लेकिन इसके पहले ही देखिए जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड वेवेल थे उस समय, लॉर्ड वेवेल जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अब क्या करा, कांग्रेस के जो लीडर थे सर कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, उनको फाइनली अपॉइंट किया, उनको फाइनली बुलाया और उनको कहा कि अब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए काम फाइनली स्टार्ट कर दिया जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत बुरा लगा कि हमारे बिना ही ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बना रहे हैं, जबकि हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। तो उसके बाद ही इन्होंने फाइनली 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डायरेक्ट एक्शन डे का कह सकते हैं ऐलान किया कि अगर हमारी पाकिस्तान की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम डायरेक्ट एक्शन डे के सीधी कार्यवाही दिवस मनाएंगे। और इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब यह था कि अब पाकिस्तान की डिमांड को पूरी करने के लिए जिससे जो बन रहा है कर लो, हथियार उठाओ, मारपीट करो, लड़ाई झगड़े करो, दंगे फसाद करो, लेकिन पाकिस्तान की मांग को पूरा किया जाए, यह मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। और इसी के बाद में पूरे देश में एक कम्युनल राइट्स शुरू हो गए, कम्युनल दंगे, हिंदू मुस्लिमों में दंगे हुए थे, हजारों लोग मारे गए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि जब तक पाकिस्तान की हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी हम किसी तरह का ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने देंगे, ना किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट होगी, ना हम किसी तरह की असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके बाद पूरे देश में कम्युनल राइट्स शुरू हो गए। कलकत्ता के नोआखेली में जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां पे हिंदुओं को मारा गया बहुत बुरी तरह, जब बिहार में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां पे मुस्लिमों को मारा गया। तो दोनों ही कम्युनिटी में जोरदार कह सकते हैं दंगे फसाद शुरू हो गए और एक सिविल वॉर की कंडीशन शुरू हो गई यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना के बाद। तो ये देखिए किसी दूसरे को मारा गया, लाशों के ढेर पड़े हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। इनके ऐलान के बाद में ही ये दंगे फसाद हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना के, और यही पूरे इस दंगे फसाद के कहीं ना कहीं हीरो थे। हजारों लोग मारे गए थे और पूरे कह सकते हैं कलकत्ता में दंगे हुए, बिहार में हुए, यूपी में हुए, बंबई में हुए, पंजाब में हुए, हर जगह कम्युनल राइट्स शुरू हो गए थे, क्योंकि इनका ये कहना था कि जब तक हमको पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं की जा सकती इस तरह के राइट्स होते रहेंगे। तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। कलकत्ता के बाद में ये उड़ीसा में दंगे फैल गए थे, उसके वहां पे भी बहुत लोगों को मारा गया। बिहार में, यूपी में, बंबई में, पंजाब में, हर जगह कम्युनल राइट्स हुए थे जहां पे हिंदू और मुस्लिम की जहां पॉपुलेशन थी वहां हिंदू मारे गए, जहां हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो मुस्लिम्स मारे गए थे। और ये सब
करने के रीजन ये मोहम्मद अली जिन्नई थे, जो इनका कारण ये हुए थे। फाइनली इन सबकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनका कहना यह था कि इस दंगों को रोका नहीं जा सकता, इनको रोक ही नहीं सकते। लेकिन गांधी जी, जो हमारे महात्मा गांधी हैं, वो उन्होंने फाइनली जो नोआखली है, जो कलकत्ता है जहां पे ये दंगे फसाद चल रहे थे, वहां जाने का डिसीजन लिया और उनका कहना है कि मैं इन दंगों को रोकूंगा। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि यहाँ पे 50 से 60 हजार की अगर आर्म फोर्स भी लगा दी जाए तो भी ये दंगे किसी तरीके से रुकेंगे नहीं, इनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन गांधी जी गए और जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी वहीं पे कह सकते बैठ गए और अनशन पे बैठ गए थे महात्मा गांधी इन दंगों को रुकवाने के लिए। और जिस कह सकते हैं फाइनल सिविल राइट्स को, सिविल कह सकते हैं जो दंगे हो रहे हैं, जो राइट्स हो रहे हैं, जो सिविल वॉर हो रहा है, जिसको माउंटबेटन का कहना था कि 50 से 60 हजार की अगर आर्म्ड फोर्स भी नहीं रोक सकती थी। फाइनली महात्मा गांधी ने वहां पे अनशन किया और कुछ समय बाद स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी और लोग मिलजुल कर रहने लगे थे। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, यहाँ पे बहुत बड़ी उनको कह सकते हैं एक टाइटल दिया गया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, मतलब जो एक ही आदमी, एक ही पर्सन हिंदुस्तान का 50 से 60 हजार सोल्जरों के बराबर है, ओनली वन मैन, और बिना हथियारों के वहां गया और उसने इस तरह के दंगों को रुकवाए और कुछ ही दिन में स्थिति सामान्य हो गई। हालांकि गांधी जी काफी टाइम बाद पहुंचे थे वहां पे, तब तक बहुत ज्यादा दंगे हो चुके थे, लेकिन हाँ गांधी जी ने इनको रोक दिया। उसके बाद ये भी तैयार हो गए थे, उन्होंने भी इस तरह का कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी उन दंगे फसाद को रोकने की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नरसंहार था, जेनोसाइड था, जिसमें काफी हिंदू और मुस्लिम्स मारे गए। इसमें माना जाता है 2 लाख लोग मरे, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो है 5 से 6 लाख लोगों का है। और कहा जाता है 1.5 करोड़ लोग तो बेघर हो गए थे, कई लोगों को अपना घर बार सब छोड़ने जाना पड़ गया था। तो ये कंडीशन थी डायरेक्ट एक्शन डे की, जो इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। काला दिन था भारत के इतिहास का, जिसमें पूरी तरीके से हिंदुस्तान में एक सिविल वॉर हो गया था हिंदुओं और मुस्लिमों में, और बहुत लोग मारे गए थे, हजारों लोग बेघर हो गए थे। तो ये कंडीशन थी। इसके बाद 20 सितंबर 1946 को नेहरू वाज स्वॉर्न एज ए मेंबर ऑफ द वायसराय की काउंसिल। नेहरू ने और उनके जो मेंबर थे उन्होंने वायसराय के काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण ले ली और उन्होंने कहा कि फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है अब उसको बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो इनने एक कह सकते शपथ समारोह हुआ था, जिसमें नेहरू ने और उनके जितने भी लीडर थे जो तैयार थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए, उन्होंने शपथ ले कह सकते समारोह हुआ। उसके बाद में वायसराय की काउंसिल का, अब इसमें क्या हुआ था, ये जो वायसराय की काउंसिल थी इसमें मुस्लिम लीग तो थी नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कह दिया था जब तक हमारी पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं की जाएगी हम किसी भी तरह की मीटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। तो यह जो वायसराय की काउंसिल थी, उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। तो जो लॉर्ड वेवेल की काउंसिल थी वो पूरी तरीके से नेहरू की लीडरशिप में चलने लगी थी। तो यहां पे वायसराय जो लॉर्ड वेवेल थे वो कहीं ना कहीं घबरा गए थे, डर गए थे, क्योंकि नेहरू दूसरा कोई है नहीं यहाँ पे, मुस्लिम लीग के तो कोई मेंबर है ही नहीं, और ये जो काउंसिल है पूरी तरीके से नेहरू इनके लीडर बन चुके हैं और नेहरू के इशारों पे ये चल रही है। तो नेहरू का कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना हो जाए, इस कारण लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग के लीडरों से कहा कि आप भी इस फाइनली काउंसिल को ज्वाइन करें। लेकिन मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना का यही कहना था कि मैं इस काउंसिल को ज्वाइन नहीं करूंगा जब तक कि हमारी पाकिस्तान की डिमांड को पूरा नहीं किया जाता। तो फाइनली लॉर्ड वेवेल ने इस बात की इंफॉर्मेशन नेहरू को नहीं दी, जवाहरलाल नेहरू को, और जवाहरलाल नेहरू से यही कहा कि हाँ मुस्लिम लीग भी अब इस काउंसिल को ज्वाइन कर रही है ताकि इनके काम में कहीं ना कहीं रंगा लगा रहे, वर्क आगे ना बढ़े। इससे स्थिति और क्रिटिकल हो गई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिन्ना का एक तरफ कहना था कि मैं किसी तरह की काउंसिल में पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जब तक पाकिस्तान की डिमांड को पूरा ना कर दिया जाता। दूसरी तरफ नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रहे थे पूरी तरीके से, और लॉर्ड वेवेल भी यहाँ पे परेशान थे। लेकिन फाइनली लॉर्ड वेवेल ने फोर्स करा था तो 5 to 6 मेंबर इस काउंसिल में इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर इन्वॉल्व हुए थे वो अपनी एक रवैये पे अड़े हुए थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए। फाइनली हुआ क्या था, इन सब चीजों के बाद भी 6 दिसंबर 1946 को एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस तरह की बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, फाइनली डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तैयारी की जाएगी। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग का एक भी मेंबर नहीं था, क्योंकि उनका कहना यह था कि जब तक पाकिस्तान की मांग को हमारा पूरा नहीं कर दिया जाता हम इस असेंबली में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन की पहली मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। इस पहली मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा थे जिनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था।
9 दिसंबर को उनके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। हाँ, लेकिन मीटिंग की स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से इस मीटिंग का जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। मुस्लिम लीग बॉयकॉट दी मीटिंग, मुस्लिम लीग साफ मना कर दिया था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हम पाकिस्तान से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बॉयकॉट करा था। लेकिन फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट। इसका प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था फाइनली। एच.एस. मुखर्जी इसके वाइस चेयरमैन थे। बी.एन. राव या नरसिंह राव कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करे थे, सच्चिदानंद सिन्हा तो कह सकते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी प्रेसिडेंट थे, परमानेंट नहीं थे। परमानेंट प्रेसिडेंट जो इसके बनाए गए थे वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और इसके और मेंबर जो थे वो एच.एस. मुखर्जी थे, वाइस चेयरमैन थे, और ये बी.एन. राव, ये नरसिंह राव थे कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइजर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें टोटल 389 मेंबर थे। ये जो थे ना बी.एन. राव, नरसिंह राव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करा था इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये एक लीगल एडवाइजर थे। इन्होंने उस समय हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन का कह सकते हैं नॉलेज लिया, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया, और उन्हीं कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों से, मतलब हर देश में गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, हर जगह। हालांकि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन उस समय नहीं बना था, तो जहां का भी आयरलैंड, जहां का भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों से डिस्कस किया कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए, क्या बनाए, और फाइनली एक बहुत बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमको देने की कोशिश की थी। इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। ये लीगल एडवाइजर थे ये नरसिंह राव। इन्होंने सभी देशों में जा जाके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज लिया था कि आखिर दूसरे कंट्रियों का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसा, उनका अध्ययन किया था, गहन अध्ययन किया था गंभीरता से। तो बी.एन. राव का एक बहुत बड़ा स्थान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इसके बाद क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन लैंग डाउन दी अंडरलाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक कह सकते हैं प्रारूप, ड्राफ्ट पेश किया था कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पर बेस रहेगा, हमारे एम क्या रहेंगे, हमारे मोटिव क्या रहेंगे। तो इस तरह का उन्होंने ड्राफ्ट पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा, सभी को पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी, इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी, सिक्योरिटी फ्रीडम मिलेगी, सोशल फ्रीडम मिलेगी, जस्टिस रहेगा, इंसाफ सबको मिलेगा। इस तरह का एक ड्राफ्ट का मतलब यह था कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा है वो किस चीज पे बन रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या शो कर रहा है, या क्या किस चीज पे बेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, पूरी तरीके से हम आजाद रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे रहने वाले लोगों को पूरी तरीके से पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रही है, सोशल फ्रीडम मिल रही है, इकोनॉमिक फ्रीडम मिल रही है। इस तरीका का एक उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर करा था। ये जवाहरलाल नेहरू ने, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर करा, और यही ड्राफ्ट बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल भी बना था, प्रस्तावना। और एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसकी प्रस्तावना जो प्रेम्बल रहता है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है, और यही शो करता है कि उस कंट्री के लोग और उस कंट्री की गवर्नमेंट किस चीज पे ट्रस्ट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो इसको आप देख सकते हैं, गूगल पे भी देख लीजिए, हिंदी में भी मिल जाएगा। इसमें लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, सोशलिटी, इक्वलिटी। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों पर बेस है, सबको इंसाफ मिलेगा, सबको स्वतंत्रता रहेगी, न्याय सबके लिए समान रहेगा, सब इक्वल हैं। तो इस तरह का ये प्रिम्बल बाद में एक्सेप्ट करा था इन्हीं के ड्राफ्ट को। तो इस चीज को प्रिम्बल एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरह का इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गए, उनको इन्होंने अपना ड्राफ्ट दिया। 22 जनवरी 1947 को फाइनली अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। तो इनका जो इन्होंने दिया था वो 22 जनवरी 1947 को फाइनली अडॉप्ट भी कर लिया था कि हाँ, हम रिसोल्यूशन को अडॉप्ट करते हैं कि ये हमारी मेन कह सकते हैं एक ड्राफ्ट रहेगा जिस चीज पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और हमारी कंट्री को शो करेगा, यूनिटी को। इसके बाद में 20 फरवरी 1946 को एटली ने डिक्लेरेशन किया था। देखिए, मुस्लिम लीग पूरी तरीके से थी नहीं, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के बिना ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और उधर मुस्लिम लीग पूरी तरीके से पाकिस्तान के डिमांड को अड़ी हुई थी मनवाने के लिए। तो 20 फरवरी 1946 को वही एटली जो ब्रिटेन के कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने फिर एक डिक्लेरेशन कर दिया था। इन्होंने कहा था कि 13 जून 1948 तक हम जो इंडिया है इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे और उसके पावर ट्रांसफर कर देंगे। जो भी, अगर आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो हम आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे और आपकी ट्रांसफर ऑफ पावर आपको दे देंगे।
पूरे इंडिया की। लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर नहीं होता है, इनने कहा था कि आपका संविधान अगर 30 जून 1948 तक बन जाता है तो हम आपको इंडिपेंडेंसी दे देंगे, और अगर उस डेट तक अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है तो फिर हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको आपको इंडिपेंडेंसी देना है और किस तरीके से देना है और किसको देना है। तो इस तरह का इन्होंने एक डिक्लेरेशन करा था, और उनका ये भी कहना था कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का लास्ट वाइसराय बनाकर भेजा जाएगा, और वो फाइनली ट्रांसफर ऑफ पावर जिस पार्टी को भी देनी होगी देंगे, लेकिन उसके पहले आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। बस इनका ये डिक्लेरेशन था। उसके बाद में ही क्या हुआ था, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो पाकिस्तान की डिमांड को पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी मूवमेंट वापस स्टार्ट कर दी, वापस तेज कर दी, और फिर कह सकते हैं जो हमारी पंजाब में राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए, असम में हुए, वेस्ट बंगाल में हुए, लाहौर में हुए, अमृतसर में हुए, जालंधर में हुए, हर जगह कह सकते हैं वही कम्युनल राइट्स हुए जिसमें पूरी तरीके से सिविल वॉर की कंडीशन बन गए थे। हजारों लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। ये सब मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं होगी और पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे कम्युनल राइट्स करवा दिए। और इसके बाद ही जब पूरी तरीके से कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, तो इनका ही ब्रिटिशों का क्लेमेंट एटली का और अलग लीडरों का कहना यह था कि अब भारत को कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान लेनी चाहिए भारत के लीडरों को, क्योंकि अब भारत उस कंडीशन पे पहुंच चुका है कि यहाँ पे किसी भी वक्त सिविल वॉर हो सकता है। सिविल वॉर तो शुरू ही हो गया है, लेकिन अभी पूरे भारत में नहीं है ना, अभी तो कुछ जगहों पे चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे भारत में ये सिविल वॉर की इस स्टार्ट हो जाए और इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाए। इसी कारण मजबूर हो गए थे कि कोई भी ये नहीं चाहता था कि भारत का डिवाइड हो, लेकिन मजबूर हो गए थे। फाइनली 10 मार्च 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड को पूरा कर दिया जाए। और यह भी डिसाइड हुआ था कि अगर पाकिस्तान डिवाइड होगा, हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनेगा, तो साथ में पंजाब और बंगाल का भी डिवाइडेशन होगा, क्योंकि पंजाब और बंगाल में भी मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा है और कहीं ना कहीं ये डिवाइडेशन कह सकते हैं मुस्लिम्सों के बेस पे हो रहा है, कह सकते हैं। तो पंजाब और बंगाल का भी डिवाइडेशन होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने चाहते तो नहीं थे, लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लिया था। 1947 में जेबी कृपलानी ने भी कहा था कि अगर युद्ध हो जाए दोनों कम्युनिटी के बीच में, लाखों लोग मारे जाएं, उससे अच्छा है कि मोहम्मद अली जिन्ना की हमको डिमांड मान लेनी चाहिए और फाइनली हमको पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि गांधी जी अभी भी सहमत नहीं थे, क्योंकि गांधी जी का यही कहना था कि एक एंशियंट कंट्री को ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उसको किसी भी कंडीशन में हमको भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मजबूरी थी कि एक्सेप्ट करना ही पड़ा था। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब इनने कह दिया था कि ठीक है डिवाइड करो, तो ये जो कैबिनेट मिशन जो आया था ना, जिसके अकॉर्डिंग पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी और वहां पे पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का वर्क भी स्टार्ट हो गया था, तो ये कहीं ना कहीं फेल हो गया ना, क्योंकि अभी तक तो क्या था, पाकिस्तान नहीं बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पे डिसाइड हो गया नहीं, पाकिस्तान को बना दिया जाए, इससे पहले इंडिया में एक सिविल वॉर हो जाए। तो फाइनली कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन यहाँ जाके फेल हो चुका था। और उसके बाद में ये था कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनको भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाएगा। तो फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बन के आए और इन्होंने ही भारत की आज़ादी तरीके से अलग कह सकते हैं नियम तैयार करा। और 3 जून 1947 को एक इन्होंने अपना प्लान दिया था, जिसको कहा गया था माउंटबेटन प्लान। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से इनको लास्ट गवर्नर जनरल बनाकर भारत का भेजा गया था, और इनका काम यह था कि जल्द से जल्द अक्टूबर 1947 तक इंडिया को पूरी तरीके से एक कह सकते हैं डाटा प्रिपेयर कर लो कि क्या इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड करना है या नहीं करना, या इंडिया की यूनिटी कह सकते हैं बनाए रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस यही चाह रही थी कि जहां तक पॉसिबल हो पाकिस्तान ना बने, लेकिन मजबूरी में उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा था। और इनको ये बोला था जल्द से जल्द ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जल्द से जल्द हमको आप बताएंगे और किस तरीके से अगर इनको इंडिपेंडेंसी देना है और भारत पाकिस्तान को डिवाइड करना है कि नहीं करना, और करना है तो कैसे करना है और किस तरीके से इनको इंडिपेंडेंसी पावर ट्रांसफर करना है, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इन्होंने भी आते से ही डिसाइड ये नहीं करा कि भारत और पाकिस्तान का डिवाइड कर दिया। इन्होंने कांग्रेस के लीडर और मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में कई कह सकते हैं मीटिंगें करवाई और दोनों को आपस में एग्री करने की भी कोशिश करी कि एक ही ओनली इंडिया रह सकता है, रहने दो एक ही इंडिया, क्यों उसको डिवाइड कर रहे हो। लेकिन बात वही थी कि मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी कंडीशन में सहमत ही नहीं थे कि पाकिस्तान से कम तो हम कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और जिन्ना की जिद के कारण फाइनली ये हुआ कि हाँ अब पाकिस्तान ही बना दिया जाए। और इन्होंने एक प्लान दे दिया, पूरी तरीके से इन्होंने अपना एक प्लान बनाया, मतलब एक माउंटबेटन प्लान था इनका, और वो बनाया और उसको
मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को दे दिया गया। इसमें यह था कि पंजाब और बंगाल में जो हिंदू और मुसलमान हैं, जो मेजोरिटी में हिंदू और जो मेजोरिटी में मुस्लिम से जिन भी एरियो में, उनकी जो विधानसभा के मेंबर होंगे, जो कि विधानसभा में होती थी, तो उनकी विधानसभा के मेंबरों की एक मीटिंग बुलाएंगे और अगर वो कहेंगे कि हमारे को डिवाइड करना है, कह सकते हैं, तो हम उनको डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर वो कहेंगे तो पंजाब और बंगाल में जिन एरियो में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वहां की विधानसभाएं, और जिन एरियो में हिंदुओं की पॉपुलेशन है वहां की विधानसभाएं बुलाएंगे, उनकी एक मीटिंग बुलाएंगे, और अगर वो कहते हैं उनमें से कोई भी एक, कह सकते पार्टी हिंदू कह देते तो भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर मुस्लिम कहते हैं तो भी डिवाइड कर दिया जाएगा। और अगर डिवाइड होगा पूरी तरीके से, एक ये जो इंडिया है, तो इसमें 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसको भी 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, 2 डोमिनियन स्टेट, एक डोमिनियन इंडिया और एक डोमिनियन पाकिस्तान, और 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी पाकिस्तान का और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी हिंदुस्तान का। फिर यह था कि जो असम का सिलहट डिस्ट्रिक्ट थी, सिलहट डिस्ट्रिक्ट जो असम की थी, वहां पे यह था मुस्लिम्सों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उनसे यह कहा गया था कि वहां पे पब्लिक रेफरेंडम होगा, एक जनमत संग्रह होगा, वहीं के लोगों से पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ, अगर डिवाइडेशन हुआ तो। ठीक है, तो ये इन्होंने एक प्रारूप, ये इन्होंने कह सकते हैं एक प्रपोजल बनाया था। इसके बाद इन्होंने कहा था कि हैदराबाद जो कहता था कि अगर पाकिस्तान बना तो हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, उसकी जो डिमांड थी उसको निगलेक्ट कर दिया था, हटा दिया था, और जो कांग्रेस की ये डिमांड थी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी यूनिटी बनी रहे, हमको ज्यादा अलग अलग पार्टों में ना तोड़ा जाए, कहीं ना कहीं माउंटबेटन ने उनकी भी रिस्पेक्ट रखी थी, और कांग्रेस का ये कहना था कि अगर पाकिस्तान बने तो कहीं ना कहीं वो छोटा ही होना चाहिए इंडिया से एरिया वाइज। तो इन्होंने उस चीज पे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस डिमांड को भी उन्होंने माना, और इस डिमांड के साथ वो कांग्रेस के साथ खड़े रहे, और ये कि इंडिया की यूनिटी बनी रहे। इसमें यह था कि इन्होंने भारतीय राजाओं से कह दिया था कि आपको आजाद रहने का राइट से नहीं है, आपको या तो इंडिया के साथ मिलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट तो करा था कि पूरी तरीके से इंडिया की यूनिटी बनी रहे, लेकिन इन्होंने जो इंडिया के अंदर जो अलग अलग रियासतें थी उनको ये कह दिया था कि या तो आप भारत के साथ मिल जाएं या पाकिस्तान के साथ। ये इनकी एक गलती थी कि उन्होंने उन रियासतों को यह कह दिया था कि या तो इंडिया के साथ मिल जाए पाकिस्तान के साथ। अभी मैं आगे बताऊंगा कि उस पर किस तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये इन्होंने पूरी तरीके से तैयार करा, और इसमें यह कहा कि अगर इसके बाद भी अगर किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी होती है तो बॉर्डर कमेटी बनाई जाएगी और वो बॉर्डर डिसाइड कर देंगे इंडिया पाकिस्तान की। तो ये काम था। तो इन्होंने इसके बाद में ये पूरी तरीके से मुस्लिम लीग को भी दे दिया अपना प्रपोजल और कांग्रेस को भी दे दिया। दोनों ने एक्सेप्ट करा। उसके बाद दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था इस प्रपोजल को, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी। उसके बाद में 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हो गए थे। उनके एक्सेप्ट करने के बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसके बाद में ये इंडिया को इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ। इसको 15 जुलाई में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया था, वहां पे भी 2 सदन है, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी इसको पास कर दिया था। और 18 जुलाई 1947 को फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट फाइनली अडॉप्ट कर लिया था कि हाँ अब भारत और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद में 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट कर लिया था। हमारा जो नेशनल फ्लैग था ये अडॉप्ट करा था हमने 22 जुलाई 1947 को। डेट याद रख लेना। हमने हमारा नेशनल फ्लैग हालांकि डिवाइडेशन के पहले ही अडॉप्ट कर लिया था कि यह हमारा नेशनल फ्लैग झंडा रहेगा, हमारी एक यूनिटी को शो करेगा। इसके बाद में 15 अगस्त 1947 की जो डेट डिसाइड करी गई थी कि इस दिन हम इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड कर देंगे, उस दिन डिवाइड कर दिया गया। 2 डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए, द डोमिनियन ऑफ इंडिया, द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। देखिए अब ये डोमिनियन क्या था। डोमिनियन का मतलब ये होता है कि बड़ी कंट्री के अंडर में 2 छोटी छोटी कंट्रियां, एक बड़ी कंट्री के अंडर में दो छोटी छोटी कंट्रियां थी यहाँ पे। तो इंडिया कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेट्स का मीनिंग ये है कि ब्रिटेन सबसे ऊपर है और ब्रिटेन के अंडर में एक इंडिया रहेगा और ब्रिटेन के अंडर में एक पाकिस्तान। मतलब इंडिपेंडेंट तो कर रहे हैं हम, इनको इंडिपेंडेंसी तो दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ये ब्रिटेन के अंडर में ही रहेंगे। मतलब ये डोमिनियन स्टेट्स रहेंगे ब्रिटेन के अंडर में। मतलब एक बड़े कंट्री के अंडर में 2 छोटे छोटी कंट्रियां रहती हैं, मतलब उसी का कहीं ना कहीं पार्ट मानी जाती हैं। तो ये डोमिनियन स्टेट्स में भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि इंडिया के उस समय लीडरों ने डोमिनियन स्टेट्स का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करा। लेकिन ठीक है, उस समय की जो कंडीशन चल रही थी, सिविल वॉर होने
जैसी कंडीशन थी, लड़ाई हो सकती थी, खून खराब हो सकता था, सिविल वॉर हो सकता था, उस समय जल्द से जल्द हमको डिसीजन लेना था। और दूसरी बात, डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ये नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी भी इंडिया में रहेगी, वो सिर्फ कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ का पार्ट इंडिया को बनाए रखना चाहती थी और पाकिस्तान को, ताकि इन फ्यूचर भी इंडिया से उनका ट्रेड बना रहे और कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे तो इंडिया में इन फ्यूचर भी, अगर कॉमनवेल्थ का एक पार्ट होता है, ब्रिटिशों ने एक कॉमनवेल्थ बना रखा है जिसमें बहुत सी कंट्रियां हैं, और वो एक कॉमनवेल्थ का पार्ट होने के कारण जो ब्रिटेन होता है हर उस कॉमनवेल्थ कंट्री में कह सकते हैं उससे बिजनेस कर सकता है, उससे ट्रेड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया को भी एक कॉमनवेल्थ का पार्ट बना के रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक डोमिनियन स्टेट्स बना दिया था। और डेट डिसाइड हुई थी 15 अगस्त की, इसलिए क्योंकि देखिए 15 अगस्त 1945 को सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो ब्रिटिशों का कहना यह था कि वो हमारा विश्व विजय का दिन है, जिस दिन हमने पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त करी थी, पूरी दुनिया को जीत लिया था। तो हम जिस दिन हमने पूरी दुनिया को जीता था, पूरी दुनिया के पे कह सकते हैं जीत हासिल करी थी, उसी दिन हम भारत को भी और भारत को भी आजाद करेंगे। पाकिस्तान तो 14 अगस्त के दिन ही इनको पूरी तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर के कागज पेपर पे साइन करवा लिए थे। हमने 14 अगस्त की रात को 12 बजे समथिंग 15 अगस्त 1947 को हमको इंडिपेंडेंसी मिली और डिवाइड हो गए इंडिया और पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे मैप देख लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान उस समय दो बने थे। अब यहाँ पे ये देखना है कि दो पाकिस्तान बने थे उस समय, एक पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान था, एक पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान था, और इस तरीके से डिवाइड हुआ था। ये दो पाकिस्तान बने थे क्योंकि ये था ना कि ये जो मुस्लिमों की पॉपुलेशन रहेगी। अब यहाँ पे ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, इसको आप देखिए, ये लेटर बिकेम बांग्लादेश। ये उस समय तो पाकिस्तान बन गया था 1947 में, लेकिन बाद में 1971 में ये बांग्लादेश बन गया। आज का बांग्लादेश था, ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा है, ये बांग्लादेश बन चुका है। 1971 में बांग्लादेश बना था, लेकिन उस समय नहीं था। ये याद रखना कि आज पाकिस्तान नहीं है, ये आज ये बांग्लादेश है। तो ये भी उस समय बांग्लादेश बना था क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, और ये कहा था उस समय कि बंगाल, जो बंगाल रहेगा उसको भी डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बंगाल जो था, जो आज हम इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, वो पूरा बंगाल कभी एक हुआ करता। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ईस्ट पाकिस्तान, वो उस वेस्ट बंगाल का पार्ट था, तो उसी को डिवाइड करा था। एक ईस्ट बंगाल था जिसमें मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, और एक वेस्ट बंगाल था जो आज हम जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, हालांकि अभी उसका नाम चेंज हो चुका है, बंगला हो चुका है। ध्यान रखना, उसका नाम चेंज हो चुका है, बंगला हो चुका है। तो ये जो वेस्ट बंगाल हम जिसको कहते हैं, उसने फाइनली ये कहा था कि हम इंडिया के साथ मिलेंगे, तो इंडिया के फेवर में आया। तो ये जो ईस्टर्न बंगाल था, यही बाद में ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया था, ये था। लेकिन आज ये ईस्टर्न पाकिस्तान नहीं है, आज ये बांग्लादेश है। उस समय दो पाकिस्तान बने थे, तो ये कंडीशन थी। और जो पंजाब था, पंजाब भी आप जानते हैं कि पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान में आता है, आधा इंडिया में आता है, क्योंकि पंजाब में भी यही कंडीशन थी कि पंजाब में जो मुस्लिमों की पॉपुलेशन थी वो ईस्टर्न पाकिस्तान में ज्यादा थी, तो उसको पाकिस्तान का पार्ट बनाया गया। और जो वेस्टर्न पाकिस्तान, जो वेस्टर्न पंजाब था वो पाकिस्तान के पार्ट में मिला, और जो ईस्टर्न पंजाब था वो इंडिया के पार्ट में शामिल हुआ। ध्यान रखना, जो पश्चिमी पंजाब था, वेस्टर्न पंजाब था, वो पाकिस्तान में गया था, और जो पूर्वी पंजाब था, ईस्टर्न पंजाब था, वो इंडिया का पार्ट बना था। क्योंकि वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान में क्यों गया था? क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। और ईस्टर्न पाकिस्तान इंडिया में क्यों आया था? क्योंकि वहां पे हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो इस कारण उन्होंने कहा था हम डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से डिवाइड करा था और ये डिवाइड हुआ। लेकिन साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने यह भी कहा था कि इंडिया के अंदर इनसाइड उस समय 552 रियासतें थी, अलग अलग राजा रूल करते थे। उनको भी ये कह दिया था कि जो भी रियासत पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेगी वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, और जो इंडिया के साथ मिलना चाहेगी वो इंडिया के साथ मिल जाए। इसी पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। कैसी कंट्रोवर्सी थी? देखिए, ये थी कि देखिए, सारी रियासतों को वल्लभ भाई पटेल ने अपने फेवर में तैयार कर लिया था कि सब इंडिया के में इन्वॉल्व हो गए थे, सबने मिलकर एक इंडिया का यूनियन बनाने तैयार भी हो गए थे। लेकिन ये जो हैदराबाद दिख रहा है, कुछ थे जैसे जम्मू कश्मीर था। अभी मैं इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनके अलग अलग लेक्चर पूरे मेरे चैनल पे हैं, अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, ट्रावनकोर, इन रियासतों ने मना कर दिया था। जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि जो हैदराबाद दिख रहा है, ये जो मैंने बना रखा है बीच में, बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच हैदराबाद है। इसने साफ बोल दिया था कि हम इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। बाकी सारे जितनी भी रियासतें इंडिया में थी 552, उनने तो बोल दिया था कि हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे और इंडिया के पार्ट भी बन गए थे, लेकिन इस हैदराबाद ने मना करा था। तो देखिए, उस समय की कंडीशन देखे तो एक वेस्ट पाकिस्तान बन चुका था, एक इधर देखे तो ईस्टर्न पाकिस्तान बन चुका था। अब भारत के बीचों बीच भी एक पाकिस्तान बनने को तैयार था, क्योंकि हैदराबाद कह रहा था हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, क्योंकि
जबकि हैदराबाद में मुस्लिम्सों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो इसको काफ़ी समझाने की कोशिश करी थी यहाँ के नवाब निज़ाम को, लेकिन निज़ाम फाइनली नहीं माने थे। तो सरदार, और दूसरी बात यह है कि निज़ाम दूसरी कंट्रियों से इलीगल वेपन्स खरीद रहे थे और वहाँ पे बहुत से लोगों को मार रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे। उनकी खुद की एक आर्मी थी निज़ाम की, जिसको राजकारों की आर्मी कहा जाता था। तो फाइनली उनको एक मनवाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। तो वल्लभ भाई पटेल जो हमारे पहले कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इन पर अटैक कर दिया और फाइनली ये जो हैदराबाद था इसको इंडिया में मिला लिया गया था। तो इस पर अटैक करना पड़ा था हैदराबाद पे, और फाइनली ये पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट बन गया था ये हैदराबाद। इसी तरह से एक जूनागढ़ भी था। ये जूनागढ़ आप देख रहे हैं गुजरात के पास, बहुत छोटा सा एरिया, 4 से 5 किलोमीटर का एरिया है जूनागढ़। जूनागढ़ का भी नवाब जो था उसने भी मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, क्योंकि उसका कहना था कि वहाँ का नवाब जो था वो मुस्लिम्स था, वहाँ की जो आम पब्लिक थी वो हिंदू थी। तो वो भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था और चोरी छुपे उसने पाकिस्तान के साथ ट्रीटी भी कर ली थी। तो यहाँ पे भी फाइनली हमारी आर्मी को भेज दिया गया, क्योंकि वहाँ की जो आम पब्लिक थी उनका कहना यह था कि हमको हिंदुस्तान के साथ मिलना है, क्योंकि आम पब्लिक हिंदू थी। राजा जो वहां का था वो मुस्लिम्स था, और राजा ये चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, जबकि आम पब्लिक हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहती थी। तो जोर जबरदस्ती से पाकिस्तान में मिलने नहीं देना चाहते थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे अपनी आर्मी भेजी और पूरी तरीके से उसको कवर कर लिया। और बाद में, क्योंकि पाकिस्तान ने यह कहा था कि आप इस तरीके से किसी भी जगह को अपने कब्जे में नहीं ले सकते, क्योंकि आप तो गलत कर रहे हैं, आप तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह का ब्लेम लगाया गया था पाकिस्तान की तरफ से हमारी आर्मी के ऊपर। तो बाद में हमने उस पर एक कह सकते हैं पब्लिक रेफरेंडम करवाया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का कहना था ठीक है अगर ऐसा है तो हम वहां पे पब्लिक रेफरेंडम करवा लेंगे, जनमत संग्रह होगा, वहां के लोग ही खुद वोट डाल देंगे और बोल देंगे कि हमको पाकिस्तान के साथ मिलना है तो आप उसको अपना पार्ट बना लें, और अगर वो कहेंगे हिंदुस्तान के साथ मिलना है तो हम उसको हिंदुस्तान का पार्ट बना लेंगे। तो वहां पे एक पब्लिक रेफरेंडम हुआ था और फाइनली ये हुआ था कि वहां के लोगों ने 90% वोट इंडिया के फेवर में दिए थे, और ये जूनागढ़ भी पूरी तरीके से इंडिया में मिल गया था। और एक जम्मू कश्मीर भी था, जम्मू कश्मीर पे भी बाद में पाकिस्तान ने अटैक करा था, तो उसमें कुछ पार्ट जो आज का पीओके था वो पाकिस्तान के पास चला गया। उस पर भी बाद में डिस्कस करेंगे मेरे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये हमारा ओनली कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर है। अब क्या हुआ था, पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया था। तो 20 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी वापस अपॉइंट करनी पड़ी थी। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी वापस देखिए, जो बीएन राव ने जो ड्राफ्ट बनाया था, बीएन राव ने जो हमारा एक ड्राफ्ट बनाया, अब क्योंकि अब जो क्या हुआ डिवाइड हो गया, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो उस समय बनी थी उसके भी 2 पार्ट हो गए। उसमें जितने भी मेंबर थे आधे पाकिस्तान चले गए, हर चीज का डिवाइडेशन हुआ था। यहां तक कि ये भी याद रखना, ये छोटी से छोटी कील से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक का डिवाइड हुआ था। कोई भी चीज हो, पैसा, कार, प्रॉपर्टी, घर, यहां तक कि टेबल कुर्सियों तक का डिवाइडेशन हो गया था उस समय, इस तरह का डिवाइडेशन हुआ था। तो जो बीएन राव नरसिंह राव थे उन्होंने फाइनली 1947 को एक वापस प्रारूप तैयार करा था, वापस ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया था एक कॉन्स्टिट्यूशन का। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो इन्होंने ड्राफ्ट करा था उसको जो 29 अगस्त 1947 में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके मेन लीडर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन लीडर ये थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, जो ड्राफ्ट पे कह सकते हैं डिस्कस करने के लिए, उसके मेन थे ये बी.आर. अम्बेडकर। इनका काम ये था कि बीएन राव द्वारा दिए हुए जो ड्राफ्ट है उस पर पूरी तरीके से डिस्कस करना। तो इनके अदर मेंबर भी थे इसमें, ये अदर मेंबर टोटल 7 मेंबर थे। तो ये जो अदर मेंबर इनके थे ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव। ये इसमें कुछ नाम गलत दिए हुए हैं तो ध्यान रखना, मैंने जो बोले हैं वो नोट डाउन कर लेना आप। तो इनको दिया गया वो। फाइनली क्या हुआ, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी। 31 अक्टूबर 1947 को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यही कहा गया 31 अक्टूबर 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसके 2 पार्ट हो गए थे पाकिस्तान के बनने के साथ, अब को उसको वापस रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, मतलब वापस बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो फाइनली वापस बनाया गया और 31 दिसंबर 1947 को जब वापस बनाया गया तो इसके जो टोटल मेंबर उस समय जो 389 थे वो टोटल मेंबर अब हो गए थे 299, क्योंकि आधे मेंबर तो चले गए ना। 389 मेंबर जो थे पहले, उसमें से अब तो आधे मेंबर पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि वो उस समय पाकिस्तान नहीं था। तो 389 मेंबर थे, लेकिन अब पाकिस्तान बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी डिवाइडेशन हुआ। जो लोग पाकिस्तान से आए थे सिलेक्ट होकर,
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चलेगा, वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो अब 299 मेंबर थे, जिसमें से 229 मेंबर जो थे वो प्रोविंशियल मेंबर थे, और 70 मेंबर जो आए थे वो अलग अलग जगहों से मेंबर आए थे, प्रिंसली से, मतलब कुछ प्रांतों से आए थे और कुछ देशी रियासतों के 70 मेंबर थे, और जो प्रांतों से आए थे वो 229 मेंबर आए थे। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 229 मेंबर रह गए थे। अब बी एन राव ने इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अपना प्रारूप दिया, अपना ड्राफ्ट दिया, और इन्होंने फाइनली, ये जो बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने नरसिंह राव ने जो अपना ड्राफ्ट इनको बना के दिया था, उस ड्राफ्ट को भीमराव अंबेडकर वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी, उन्होंने, ये जो भीमराव अंबेडकर वाली कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसमें वो ड्राफ्ट आया फाइनली, और उसको 21 फरवरी 1948 को ये जो भीमराव अंबेडकर वाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इन्होंने उसमें और ज़्यादा कह सकते हैं सुधार करके और ज़्यादा संशोधन करके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को वापस भेज दिया। मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नरसिंह राव ने जो कह सकते हैं ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, उसको अक्टूबर 1947 में इन्होंने जो पहला ड्राफ्ट बनाया था, किसने? नरसिंह राव ने, जो अक्टूबर 1947 में जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, उस ड्राफ्ट को भीमराव अंबेडकर वाली जो 7 मेंबर वाली कमेटी थी उसको भेजा गया था कि इस पर आप डिस्कस करें। और इसके बाद ही, इस पर डिस्कस करने के बाद जो अंबेडकर थे, उन्होंने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट वापस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भेज दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भेजा गया कि अब इस पर जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर हैं, उनसे अलग अलग जो राय है, अलग अलग कंसल्ट किया जाए। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इस ड्राफ्ट को वापस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास भेजा था कि अब इस पर डिस्कस किया जाए कि अब क्या होगा। अब क्या हुआ था, वहां पे 1948 से मई 4 to 9 नवंबर को फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखिए 3 बार इस पे कह सकते जो भी भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट वापस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा था, उस पर कंटिन्यू 1 साल तक बहस हुई थी। हर कह सकते हैं मुद्दे पे, हर मैटर पे कंटिन्यू 1 साल तक कह सकते हैं इनके बीच में कंट्रोवर्सी चलती रही, और एक एक चीज पे हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यू 1 साल तक हर छोटे से छोटे इशू पे बहुत बहस होती थी। जो 229 मेंबर थे उनमें आपस में कोई किस चीज से एग्री नहीं था, कोई किस चीज से एग्री नहीं था। फाइनली धीरे धीरे करके 1 साल तक उस पर हर मैटर पे ये लोग एग्री हुए, और इसके 3 कह सकते हैं चरण थे या 3 रीडिंग कह सकते हैं। इसका फर्स्ट रीडिंग ये था कि 4 to 9 नवंबर, इसको इतना ही याद रखना है आपको, 4 to 9 नवंबर कंडक्ट हुई थी फर्स्ट रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उस पर लोग मैटरों पे डिस्कस कर रहे थे। दूसरी हुई थी 15 नवंबर 1948 को सेकंड रीडिंग हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विच शुड रन 17 अक्टूबर 1949। तो 15 से नवंबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 तक इन्होंने भी डिस्कस करा था इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पे। जो बी एन राव का कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने अंबेडकर को दिया, अंबेडकर ने वापस दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस पर पूरी तरीके से डिस्कस किया जाए, अलग अलग मैटरों पे, किसको कितनी फ्रीडम देना है, किसको कौन से फंडामेंटल राइट्स देना है, कौन सा लॉ रहेगा, कौन सा क्या रहेगा, जस्टिस क्या होगा, इंडिया क्या रहेगा, सेक्युलरिज्म क्या रहेगा, रिलीजियंस क्या रहेगा। तो हर मैटर पे डिस्कस हुआ था। तो और थर्ड जो हुआ था वो 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग हुई थी, तो ओनली 3 रीडिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद में फाइनली 26 नवंबर 1949 को जो भी ये डिस्कस हुआ था, उसके बाद में फाइनली ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास कर दिया था। और जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था उस समय 284 मेंबर थे। देखिए ऐसे तो मेंबर 299 होने चाहिए थे, लेकिन उस समय 284 मेंबर ही थे। तो जितने मेंबर थे उन्होंने इस पे साइन कर दिए थे, क्योंकि कुछ मेंबर किसी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वहां पे नहीं आ पाए थे। तो जो भी था उसने उस समय उस पे कह सकते हैं सिग्नेचर कर दिया, और फाइनली हमारा 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास हो गया। और इसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये जो है ना 26 नवंबर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, इसी दिन हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास हो चुका है। और 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी पूरी तरीके से, वाज हेल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द सेम डे। और इसी दिन जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उनको ही इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट माना गया था। जो असेंबली के प्रेसिडेंट थे उनको ही इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट मान लिया गया था, क्योंकि ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर रहेंगे वही हमारी फर्स्ट जो गवर्नमेंट
बनेगी, लोकसभा के मेंबर भी रहेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ही हमारी लोकसभा के मेंबर बने थे, हमारी पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, और उन्हीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आगे कंट्री को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो ये राजेंद्र प्रसाद थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के राष्ट्रपति थे कह सकते हैं, या प्रेसिडेंट थे, उनको देश का राष्ट्रपति बोल सकते हैं हम, या प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें देखते हैं 24 जनवरी को ही, इसी दिन ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी, अब इस दिन ही देखिए जो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय इसमें टोटल आर्टिकल जो थे 395 थे, टोटल सेक्शन 22 थे, टोटल शेड्यूल 8 थे। इस चीज को ध्यान रखना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें टोटल आर्टिकल 395 थे, टोटल सेक्शन 22 थे, टोटल शेड्यूल 8 थे। और आज की बात करें तो टोटल आर्टिकल 448 हो चुके हैं, टोटल सेक्शन 25 हो चुके हैं, टोटल शेड्यूल 12 हो चुके हैं, टोटल अमेंडमेंट 104। देखिए उस समय तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं था ना। ये अमेंडमेंट क्या होते हैं? अमेंडमेंट ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता, हाँ उसमें कुछ हद तक रिफॉर्म्स या कुछ हद तक संशोधन में कह सकता हूं कर सकते हैं। तो अब तक 104 बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा चुका है या उसमें संशोधन किया जा चुका है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बदलाव कर सकते, कुछ मैटरों पर ही चेंजेस करते हैं। तो जो टोटल अमेंडमेंट, जो संशोधन है, जो बदलाव करते हैं, वो 104 ही है। तो आर्टिकल तो 448, वो 448, सेक्शन 25, शेड्यूल 12 हो चुके हैं, और अमेंडमेंट 104, ये भी याद रख लेना। इसके बाद में ही लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग हुई थी, उसी में हमने हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग। उसी दिन हमने हमारा नेशनल एंथम जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम भी एडॉप्ट कर लिया था। कि इस पे भी हालांकि बहुत कंट्रोवर्सी थी कि नेशनल एंथम जनगण मन नहीं होगा, लेकिन हाँ फाइनली ये डिसाइड हो गया था कि नेशनल एंथम जनगण मन रहेगा, और जो नेशनल सॉन्ग रहेगा दोनों की ही रिस्पेक्ट इक्वल रहेगी, वंदे मातरम रहेगा नेशनल सॉन्ग, ये अडॉप्ट करा था। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को द फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द इंडिया। वो फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये डिसाइड हो गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया कि अब 26 जनवरी के बाद से जो भी होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही होगा, और हर पर्सन को इस कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट करना है, और हर पर्सन को इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। और इसी दिन इंडिया ने और हमने हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे भी बोल सकते हैं सेलिब्रेट किया था, कि हमारा फर्स्ट गणतंत्र दिवस हमने सेलिब्रेट किया था, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया, पूरे इंडिया में फॉलो हो गया था, लागू हो गया था, कि कॉन्स्टिट्यूशन के नियम, रूल्स, रेगुलेशन अब उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होगा, उसको कोई भी उसका वायलेशन नहीं कर सकता। यह इंप्लीमेंट का मतलब था। तो यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत मुश्किल से प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी हमने रिस्पेक्ट करी, जिसकी हमको आगे भी रिस्पेक्ट करना है। और तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।